शशि, तुम अच्छी तरह से जानती हो, जो हाथ मेरी तरफ उठते हैं मैं उन्हें तोड़ डालना पसंद करता हूं। किसका हाथ तोड़ेंगे आप? अजय का? वो भी तो आप ही का बेटा है। और अजय का हाथ तोड़कर आप कल्पना को खुशी दे पाएंगे? देखिए, इन सब बातों में कोई दम नहीं है। अभी भी वक्त है। आप जैसे उसे लेकर आए हैं उसी तरह उसे लेकर जाइए वहां। नहीं, मैं वहां नहीं जाऊंगी। वहां तुम्हारी बेटी है। नेहा को भी मेरे खिलाफ भड़का भड़का कर खराब कर दिया हम दोनों का रिश्ता उन्होंने। बच्चों को माँ के खिलाफ तो भगवान भी नहीं भड़का सकते बेटा, क्योंकि बच्चों की भगवान तो माँ ही होती है। देखो बेटा, अफसोस की बात यह है कि बड़े होकर बच्चे अपनी माँ की ममता को नहीं पहचान सकते। चलो, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। मैं अजय से माफी मांग लूंगी। कल्पना कहीं नहीं जाएगी। कल्पना यहीं रहेगी हमारे साथ। जब तक अजय अपनी नाक रगड़ता हुआ कल्पना को लेने नहीं आएगा। ये आप क्या कह रहे हैं? क्यों अपनी बेटी की? बेटी तो बलराज की भी है। वो बड़ी बड़ी बातें करने वाली कल्याणी चौधरी, उसकी नाक में नकेल डालने के लिए मैं श्वेता की जिंदगी में आग लगा। चलना ममता, जब तक वहाँ सदन पहुंचेगी तब तक हम लोग लौट के आ जाएंगे। मैंने कहा ना श्वेता, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मुझे अभी के अभी ये फाइल चेक करनी है। ठीक, फिर मैं अकेली चली जाऊंगी। अच्छा, तो जाना। तुझे रोका किसने? हाँ, मेरे लिए लेकर आ जाना। ठेंगा ठेंगा लेकर आऊंगी तेरे लिए। देख, चलना है तो चल, वरना बाद में पछताना पड़ेगा। तुझे पता, कल राकेश जी ने भी मुझसे यही बात कही थी। तूने शायद मेरा जवाब नहीं सुना। ममता ऐसा कोई काम नहीं करती जिसके लिए उसे पछताना पड़े। तुझे जाना है तो जा। कहाँ जाने की बात हो रही है? माँ देखो ना, यहाँ पे पास में बहुत अच्छी भेलपुरी मिलती है। मैं कब से ममता से कह रही हूँ, पर ये आपके डर के कारण। माँ से कैसे डर? कुछ भी बोलती रहती है। हाँ, माँ से तो प्यार किया जाता है। आई समझ में बात? ममता, अगर मन कर रहा है तो चली जा, नहीं तो यही मंगवा लेते हैं। माँ, यहाँ पर मंगवा के खाने से भेलपुरी का जायका खराब हो जाता है। बात तो तू ठीक कह रही है। अच्छा, ऐसा कर लो, सदन से वापस जाते वक्त आराम से खा लो, ठीक है? ठीक है, नहीं बिल्कुल ठीक है। क्यों ममता? पर श्वेता, बाहर का जरा कम ही खा लिया करो। माँ प्लीज। भेलपुरी तो घर पे भी बना सकते हैं, मैं बना दूंगी। वो तो ठीक है, पर आज बाहर की भेलपुरी खाने का बहुत मन कर रहा है। कल आपकी हाथ की खा लेंगे पक्का। जानती हो ममता, माँ की हाथ की भेलपुरी खाओगी ना तो उंगलियां चाटती रह जाओगी। लेकिन माँ प्लीज आज जाने दीजिए, प्लीज। अच्छा ठीक है बाबा। वो लड़का बहुत तंग कर रहा है। कौन लड़का? कल बकार भाई जिससे लेकर आए थे। अच्छा, वो जो रेलगाड़ी के नीचे जान दे रहा था वो? हाँ। क्या नाम है उसका? नाम पूछकर क्या करेंगे आप? नाम से ही तो पहचान। चले जाइए यहाँ से। ठीक है, तुम कहते हो तो हम यहाँ से चले जाते हैं, पर तुम्हें हम मरने नहीं देंगे। यहाँ रहोगे तो मुकाबला करना सीखोगे। मुझे किसी से कोई मुकाबला नहीं करना। मेरी माँ की एक सबक है। बहुत ही बदतमीज लड़का है, किसी को कुछ समझता ही नहीं। जिस हालत में वो हमसे मिला है, उस हालत में इंसान ऐसे ही बर्ताव करता है। तुम क्या सोच रही हो श्वेता? माँ, अगर आप बुरा ना माने तो मैं उससे एक बार मिलना चाहती हूँ। क्यों? पता नहीं क्यों, पर आप मुझे एक चांस दीजिए। मैं उसे समझाने की कोशिश करूंगी। मुझे ऐसा लगता है कि मैं उसे जिंदगी में वापस ला सकती हूँ। आदमी ने कोशिशों से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। अगर तुम्हें लगता है तो जरूर ट्राई करो। ऑल द बेस्ट। ए ममता की मूर्ति, मैं इस मिशन में कामयाब होकर लौटूंगी
और तुझे मुझे ट्रीट देनी होगी। पहले तेरा सपना हकीकत में तो बदल जाए। अरे देनी होगी। डाबला भाई मरने में नहीं मारने में विश्वास रखता है मिस्टर विजय चौधरी। तुमने तो मुझे डुबाने का पूरा इंतजाम कर लिया था, लेकिन डाबला भाई डूबता नहीं डुबाता है। अरे डुबा तो आपने मुझे दिया है। मैंने अपना जमीर बेच के आपका वो 2 नंबर का माल वहां पे भिजवाया। मैंने तुम्हें इससे पहले एक बार समझाया था, आज फिर समझाता हूं विजय चौधरी कि एक बार जो इंसान इस दलदल में फंस जाता है ना, तो फिर वो यहां से बाहर नहीं निकल सकता। अरे मैं नहीं निकल पाया तो तुम क्या निकलोगे? अब तो मुझे डुबाना है, अब तो मुझे हर एक को डुबाना है, सारी दुनिया को डुबाना है। मुझे ना तो इस दलदल में डूबने का शौक है और ना ही गोते लगाने का। मुझे सिर्फ मतलब है तो अपने आप से। और हाँ, मैंने आपका काम बहुत ही ईमानदारी से किया है। अब आपको शकील भाई को बहुत जल्द से जल्द सलाखों के पीछे से निकलवाना है। सबसे पहली बात मिस्टर विजय चौधरी कि डाबला बिना मतलब अपने बाप को नहीं पहचानता, और दूसरी बात, डाबला को हुक्म लेना नहीं देना पसंद है। अगर तू वो काले कोट के साथ नहीं आया होता ना विजय चौधरी, तो भैरव की सौगंध आज तेरी लाश यहां से बाहर जाती। देख विजय, मेरा धंधा बिल्कुल साफ है। इस हाथ ले और इस हाथ दे। तुम तो इंश्योरेंस क्लेम करके अपने माल अपने नुकसान की भरपाई कर लोगे, मेरा क्या होगा कभी सोचा है तुमने? अब तुम सोचो मिस्टर विजय चौधरी कि ब्रिज बिहारी ने जो बयान अदालत में दिया है वो बदला जा सकता है, बल्कि यूं समझो कि अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो यह बयान बदलेगा ही। ये आप क्या कह रहे हैं डाबला भाई? मैं कहने में नहीं करने में विश्वास रखता हूं विजय। अगर ब्रिज बिहारी ने अदालत में अपना बयान बदला तो तुम पर और तुम्हारी मां पर यह आरोप लग जाएगा कि तुमने अपने आदमी को बचाने के लिए ब्रिज बिहारी को खरीदने की कोशिश की है। नहीं डाबला भाई, देखिए ये, अरे तुम्हारे लिए तो वो कस्टम ऑफिसर की रिपोर्ट ही काफी है, तुम पर और तुम्हारे खानदान की इज्जत पर पट्टा लगाने के लिए। और अगर ब्रिज बिहारी ने बयान बदला तो तुम सारे के सारे जेल में होगे, समझे? डाबला भाई, आप चाहते क्या है? वही विजय जो पहले चाहता था। ना तो मैंने अपना स्टेटमेंट बदला है और ना ही अपनी बिजनेस स्टाइल। 27 तारीख मिस्टर विजय चौधरी, 27 तारीख को जो तुम्हारा माल सिंगापुर जा रहा है उसमें मेरा माल जाएगा। डाबला भाई, वो कंसाइनमेंट मेरे पापा का है। मैं तुम्हें और तुम्हारे बाप में कोई फर्क नहीं समझता। अगर 27 तारीख को मेरा माल तुम्हारे माल के साथ सिंगापुर नहीं गया तो कस्टम ऑफिसर की वो रिपोर्ट पुलिस को सौंप दी जाएगी। और ब्रिज बिहारी तो मेरे इशारे का इंतजार कर रहा है। विजय, सोचो, खून मंगलू ने किया और एक बार जुर्म ब्रिज बिहारी ने। किसके कहने पर? मेरे कहने पर, डाबला भाई के कहने पर। जो इंसान मेरे कहने पर सूली पे चढ़ सकता है, तो क्या मेरे कहने पर वो छोटा मोटा बयान नहीं बदल सकता? बदल सकता है। बदल सकता है। मैं कैसे समझाऊं तुम्हें?
जब मेरी बात तुम्हारे समझ में आ जाए ना विजय चौधरी, तो मेरे पास चले आना। वैसे भी 27 तारीख आने में 12 दिन बाकी है। जय भैरव। डाबला भाई, सुनिए, सारे मर्द एक जैसे होते हैं, शक्लें चाहे अलग अलग हों, लेकिन फितरत एक ही होती है। आप भी उन्हीं मर्दों में से एक निकले। अपनी बात के आगे किसी की बात सुनते ही नहीं। कितना समझाया था मैंने आपको कि मेरे भाई से दूर रहिएगा, लेकिन नहीं, कुछ समझ में नहीं आया आपके। आपकी बातें सुनकर पता नहीं ऐसा क्यों लगता है जैसे कोई अपना बोल रहा हो। तो मैं पराई भी तो नहीं। जो पराया नहीं होता वही तो अपना होता है ना। आई एम सीरियस विजय, मैं तुम्हें अपने भाई के साथ इस तरह काम करते हुए नहीं देख सकती। अगर आप बुरा ना माने तो एक बात पूछूं। बुरा तो मैंने आपको अपने भाई के साथ कारोबार करते हुए देखकर भी नहीं माना था। कहिए। आप अपने भाई से इतनी नफरत क्यों करती है? नफरत? अरे मैं तो उससे इतना प्यार करती हूँ कि शायद ही कोई बहन अपने भाई से करती होगी। इस दुनिया में उसके सिवा मेरा है ही कौन? आज अगर वो ना होता तो शायद मैं इस दुनिया में नहीं होती। तो फिर मुझे रोकने का कारण? क्योंकि मुझे नफरत है उसके इस धंधे से, उसके इस काले कारोबार से। एक वक्त था जब मुझे ये सब कुछ समझ में नहीं आता था, लेकिन आज जब मुझे सब कुछ समझ में आता है तो वो इस पाप के दलदल में बुरी तरीके से फंस चुका है। आपकी तरह मैंने भी उसे बहुत रोका, लेकिन वो मेरी बात एक कान से सुनता और दूसरे कान से निकाल देता है। हो सकता है आपके भाई की तरह ही मेरी भी कोई मजबूरी हो। मजबूरी? यही मजबूरी इंसान को पाप के दलदल में खींच कर ले जाती है, और फिर वो भाग कर भी कहीं नहीं भाग सकता। अपने ही हाथों से वो अपनी कब्र खोद लेता है। मेरा भाई तो मेरी बात नहीं सुनता, लेकिन अब किसी भी हाल में, किसी भी कीमत पर, चाहे मुझे अपनी जान भी देनी पड़े, मैं आपको इस दलदल में नहीं गिरने दूंगी, कभी नहीं गिरने दूंगी। क्यों? मैं आपका क्या लगता हूं? माँ, क्या है? माँ वो जीना चाहता है। मरना कोई भी नहीं चाहता। हालात और जज्बात आदमी को मरने के लिए उकसाते जरूर हैं, पर सहारा मिल जाए तो आदमी उनसे टक्कर लेने के लिए खड़ा हो जाता है। नाम क्या बताया उसने? हाँ, अमित नाम है उसका। अमित। आगे? अपने नाम के अलावा तो कुछ बताना ही नहीं चाहता। ऐसा लगता है कि सारी दुनिया से नफरत है उसे। मुझे भी कुछ नहीं बता रहा था, पर मैं भी तुम्हारी बेटी हूँ। बातों का ऐसा चक्कर चलाया कि धीरे धीरे बेचारा खुल ही गया। वो सुसाइड क्यों करना चाहता था? मैंने भी उससे पूछा कि तुम क्यों मरना चाहते हो, पर उसने बार बार एक ही बात कही कि आप मेरी जिंदगी की मैली किताब को पढ़कर क्या करेंगी। मतलब उसने तुम्हें? हाँ, मैंने इन सब बातों पर ज्यादा जोर नहीं दिया। यदि मैं बार बार एक ही बात पूछती तो वो पहले की तरह परेशान हो जाता। तुमने ठीक किया श्वेता। ऐसी हालत में आदमी को उतना ही पूछना चाहिए जितना वो बताना चाहे। माँ, मुझे लगता है कि वो नर्वस ब्रेकडाउन का शिकार है। सही है। ज्यादातर केसेस में आदमी आत्महत्या का फैसला
नर्वस ब्रेकडाउन की ही हालत में करता है। और क्या बताया उसने? सच पूछो माँ तो उसने मुझे अपने बारे में कुछ नहीं बताया। वो तो सिर्फ हम सबके बारे में ही पूछ रहा था। मतलब वो ये जानना चाहता था कि किसी को सुसाइड करने से रोकने का आप सबको क्या हक है। तो मैंने भी कह दिया कि हक भले ही ना हो, इंसानियत का रिश्ता तो है। वो सदन के बारे में भी पूछ रहा था। तुम ये कैसे कह सकती हो श्वेता कि वो जीना चाहता है? माँ उसने अपने मुंह से तो ये सब बात नहीं कही, पर आप लोगों से वो जैसे बातें कर रहा था वैसे मुझसे नहीं। पढ़ाई लिखाई के बारे में पूछा तुमने उससे? पूछा तो नहीं, पर बीच बीच में वो इंग्लिश का इस्तेमाल कर रहा था, जिससे मालूम पड़ता है कि वो पढ़ा लिखा है। तुमने उसकी हालत का जो अनुमान लगाया है वो पूरी तरह से सही नहीं है। ये तो मुझे भी लगता है कि वो पढ़ा लिखा है, किसी अच्छे परिवार का है, लेकिन ऐसी हालत में पढ़े लिखे लोग और भी खतरनाक होते हैं। मतलब एक अनपढ़ आदमी को अपनी बात समझाना जितना सरल है उतना ही कठिन पढ़े लिखे को रास्ते पर लाना। क्यों? क्योंकि अपनी एजुकेशन के कारण पढ़ा लिखा आदमी दूसरे की बात समझता नहीं है, काटता है। फिर ऐसे हालात में हमें क्या करना चाहिए? करना हमें नहीं, श्वेता को होगा। जिस हालत में अमित हमें मिला है उसमें अपनेपन की गुंजाइश बहुत कम होती है। श्वेता को देखकर उसकी आंखों के भाव बदले थे, इसलिए मैंने श्वेता को वहां छोड़ दिया। माँ जी, आपका एक्सपीरियंस कमाल का है। श्वेता, तुम्हें उस पर नजर रखनी होगी। तुम ही सोसाइटी की मेन स्ट्रीम में उसे लौटा ला सकती हो। और उस पर नजर रखने के लिए तुम्हें ज्यादा से ज्यादा समय कल्याणी सदन में बिताना होगा। मतलब ये कि तुम्हारे हाथ में एक मिशन है, अगर तुम कामयाब होगी तो बहुत बड़ा काम करोगी। पर माँ, मेरी भेलपुरी का क्या होगा? मैं घर जा रही हूँ, जाते हुए तुम दोनों को ड्रॉप कर देती हूँ। आप नहीं खाएंगी माँ? नहीं, मुझे घर जाना है, नेहा अकेली है ना। चलो। क्या देख रही है पिंकी? मैं तेरा ही तो काम कर रही हूँ ना। और वैसे भी तुझे तो 1 मिनट का भी सब्र नहीं है। अब दिन भर तो मैं तुझे लादे लादे नहीं फिरूंगी ना। 1 मिनट भी देखो गोद में नहीं दिखा तो तू रोना चालू कर देती है। ओ ले, मैं तुझे डांट थोड़ी ना रही थी, मैं तो तुझे समझा रही थी। पिंकी चलो अभी रोना गाना बंद करो। यस चलो, अब हम साड़ी पहनेंगे। देखिए मैंने तुम्हारी कितनी अच्छी साड़ी पहनी है। पता है दादी माँ ऐसे ही साड़ी पहनती है। जब तुम ये साड़ी पहनोगी तो बिल्कुल दादी माँ जैसी लगोगी। दादी माँ साड़ी में कितनी अच्छी लगती है ना। और तुम भी बहुत सुंदर लगोगी, बिल्कुल हमारी दादी माँ जैसी, सच्ची। ये इधर और ये रहा पल्लू। देखा साड़ी पहनते कितनी सुंदर लग रही हो तुम। अब दादी माँ जैसे मैं तुम्हें एक बड़ी सी बिंदी लगाऊंगी। आहा, अब लग रही हो ना मेरी दादी माँ जैसी, क्यूट। पिंकी से बातें हो रही हैं? बातें कहाँ दादी माँ, मैं तो इसे आपकी जैसी बना रही थी। देखिए ना हमारी पिंकी कितनी सुंदर लग रही है, बिल्कुल आपकी जैसी। काश मेरी मम्मी भी ऐसी ही होती। हो जाएगी बेटे, जल्दी ही इसी तरह हो जाएगी। माँ, मैं वैसे नहीं हूं जैसे वो लोग मुझे बनाना चाहते हैं। कल्पना बेटा, अगर तुम रिस्पेक्ट करोगी तभी तुम्हें रिस्पेक्ट मिलेगी। यही दुनिया का दस्तूर है। दस्तूरों के दकियानुसी बातें आप मुझे मत बताइए। ये सब कुछ बकवास है। अपना स्वभाव बदलो कल्पना,
सबको अपना बनाना सीखो। वो ऊंची नाक वाली तो दूसरों की आदर करना सीखो। देखो, जैसे मैं तुम्हारी माँ हूँ, ठीक वैसे ही वो अजय की माँ है। तुम्हारे इसी स्वभाव के कारण शादी के बाद एक भी दिन तुम सुख से नहीं रह पाई। अपनी नहीं तो कम से कम नेहा की चिंता तो करो। नेहा की चिंता तो तब करो नाना जब मुझे उससे मिलने दिया जाएगा। आप नहीं जानती माँ, मैं वहां पर एक एक दिन कितने दुख कितने तकलीफ में गुजारती हूँ। मुझे अपने बच्चे से दूर रखा जाता है और जब मैं उसको पुकारती हूँ तब वो नहीं। माँ, रिस्पेक्ट तो बहुत दूर की बात है। मैं तो उनसे बात तक नहीं करना चाहती। अगर बात नहीं करोगी तो उसकी चिंता आप मत करो माँ। कल्पना अपना हक मांगती छीनती। इसीलिए तुम मेरी बेटी हो कल्पना। मैं समाज में जितना सर उठाकर चलता हूं, तुम्हारी मां उतना ही सर झुकाकर चलती। तुम चिंता मत करो बेटी, अब तुम्हारी हक की हर लड़ाई हम खुद लड़ेंगे। कल्पना को गलत शिक्षा देकर आप ये ठीक नहीं कर रहे हैं। और ये किन से लड़ाई की बात कर रहे हैं आप? उनसे लड़कर हमें क्या मिलेगा? कल को भगवान ना करे। भगवान करे तब भी मुझे चिंता नहीं। शशि, तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मैंने अपनी बेटी को बड़े नाजों से पाला है और मैं अपनी बेटी की आंखों में आंसू नहीं दे सकता। और वो भिखमंगों के खानदान में वो आपके समधी हैं। कल्पना की जिद की वजह से वो 2 टके के लोग मेरे समधी बन गए हैं, वरना उनकी औकात ही क्या है? आपके सामने तो किसी की भी औकात क्या है। लेकिन मैं एक बात कह देती हूँ, इतना घमंड अच्छा नहीं है। तुम अपनी हर सीमा को लांघ रही हो शशि। तुम जानती हो कि मैं तो जानती हूँ, मगर आप जानना नहीं चाहते हैं। अपने ही हाथों अपनी बच्ची की बगिया नोच रहे हैं आप। एक दिन बहुत पछताएंगे। बेटी, इसमें तुम्हारी मां का कोई दोष नहीं। दरअसल तुम्हारी मां एक बहुत गरीब खानदान से है। उसे रईसी का मतलब ही नहीं। पर तुम मेरी बेटी हो। तुम जो भी कर रही हो बिल्कुल ठीक कर रही हो। देख लेना बेटी, एक ना एक दिन अजय तुम्हें पाने के लिए इस घर में जरूर आएगा। कम ऑन बेटी, क्या हुआ? तुम अपनी मां की बात को लेकर बैठ गई। बेटी, तुम्हें मालूम है ना कि ममता के पिता की नौकरी। जी हाँ पापा, मैं जानती हूँ। लेकिन पापा किसी भी हाल में संजय और ममता की शादी नहीं होनी चाहिए। जिसे राकेश नाथ का समधी बनने का रुतबा मिला हो, वो शशिकांत के साथ अपना रिश्ता कैसे जोड़ सकता है? तुम चिंता मत करो बेटी, उस फकीर में इतना दमखम नहीं बचा है कि वो उस खानदान के साथ अपना रिश्ता जोड़ सके। शशिकांत के अंदर तो नहीं, पर उस बुढ़े और बुढ़िया के अंदर तो है। निहायत ही जिद्दी और मगरूर इंसान है वो दोनों। हार कर भी कभी अपनी हार नहीं मानते। तुम ठीक कहती हो बेटी, मुझे कुछ करना होगा।
तुम्हें नेहा के बहाने उन सब पर नजर रखनी होगी। नहीं पापा, मैं वहां वापस नहीं जाना चाहती। तुम्हें तो वहां जाना ही होगा बेटी, वरना दुनिया क्या कहेगी कि एक ऐसी मां है जिसे अपनी बेटी की भी चिंता नहीं है। नेहा तो बहाना है बेटी, दरअसल तुम्हें वहां सब पर नजर रखनी होगी। यस पापा, मैं वहां जरूर जाऊंगी। लो, मुंह मीठा करो। अरे अरे, किस बात की मिठाई खिला रहे हैं आप? भूल गई ना? अरे आज ही तो पंडित जी ने बुलाया था संजय और ममता की शादी का मुहूर्त निकालने के लिए। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई। कौन सा मुहूर्त निकला है? 17 जनवरी। 17 जनवरी? अब किस चिंता में पड़ गई तुम? 17 जनवरी यानी समय बहुत कम है। शशिकांत जी सब कुछ कैसे कर पाएंगे? तुम शशिकांत जी की चिंता क्यों कर रही हो? अरे समझिए हैं हमारे, हम नहीं चिंता करेंगे तो और कौन करेगा? उन्हें बेटी भी आनी है अपनी, इतने कम समय में। मैंने पंडित जी से बात की, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया। क्यों? 17 जनवरी के बाद 5.5 महीने तक कोई भी अच्छा मुहूर्त नहीं है। मुझे लगता है शशिकांत जी राजी नहीं होंगे। उन्हें फोन किया आपने? मैंने किशोरी भाभी से बात की है, मैंने उन्हें बता दिया है। शायद हमें आगे की डेट देखनी पड़ेगी। नौकरी छूट जाने से शशिकांत जी बहुत परेशान हैं। शशिकांत जी की नौकरी के लिए मैंने बैनर्जी एंड कंपनी से बात की है। आज ही मेरी बैनर्जी से बात हुई, अगले हफ्ते शशिकांत जी को बुलाया है। यूं समझ लो कि पहले से भी अच्छी नौकरी मिल गई उन्हें। ये अच्छा हुआ। मैं तो पहले से ही जानती थी ये दोनों इतनी जल्दी हार मानने वाले नहीं। बैनर्जी एंड कंपनी, पापा को तो पता नहीं होगा। अरे भाभी, आप यहाँ क्यों खड़ी हैं? अंदर आइए ना। हाँ, मैं तो आ ही रही थी। अरे बहू, अच्छा हुआ तुम आ गई। संजय और ममता की शादी की तारीख पक्की हो गई है, 17 जनवरी। ये लो, मुंह मीठा करो। हाँ ठीक है। अरे कर लो ना। ठीक है, ठीक है। मैं नेहा से मिलना चाहती हूँ। कहाँ है वो? नेहा तो संजय भैया और ममता भाभी के साथ पार्क में खेलने गई है। अच्छा, तो अभी से ममता इस घर की भाभी भी बन गई। अब शादी भी कौन सी दूर है, डेट तो पक्की हो ही गई है। देखते ही देखते शादी भी हो जाएगी। पर हुई तो नहीं ना अभी। लेकिन तुम्हारी भी क्या गलती है? तुम तो वही कहोगे जो तुम्हें सिखाया जाता है। Anyway, मैं बाद में आऊंगी। तो बलराज अपने समधी शुक्ला के साथ रिश्तेदारी निभाने लगा, उसके सुख दुख में शरीक होने लगा। और मैं जो उसका पुराना समधी हूं, मेरी इज्जत का उसे जरा भी ख्याल नहीं आया। बेटे की शादी तय कर दी है और एक बार भी मुझसे सलाह मशवरा नहीं किया उसने। पापा, आपसे सलाह मशवरा करने की बात तो दूर की, लेकिन जब मैंने अजय से कहा कि मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है, तो अजय ने मेरी बेइज्जती की और मुझे कहा कि अगर मैं नहीं चाहूं तो इस शादी में शामिल होने की मुझे कोई जरूरत नहीं। शामिल तो तुम होगी जब ये शादी होगी बेटी। उनके इरादे मेरे इरादों से ज्यादा मजबूत नहीं हो सकते। वो शुक्ला से रिश्ता जोड़ना चाहते हैं और मैं इस रिश्ते को तोड़ना चाहता हूं। इस जोड़ तोड़ के खेल में तुम मेरा साथ दोगी बेटी, तुम। हाँ पापा, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी। अब बताइए तो मुझे क्या करना होगा?
ये बलराज ने शुक्ला की नौकरी की कहां बात की है बेटी? कोई मिस्टर बैनर्जी है, कोई गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स लेते हैं फ्लाईओवर ब्रिज वगैरह बनाने के। अच्छा अच्छा। कल्पना बेटी, तुम चिंता मत करो, इस बार भी बाजी हम जीतेंगे। शुक्ला जी के नाम का ये पुतला वहां पहुंचने तो दो, फिर देखो अंजाम क्या। मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा है किशोरी, कैसे करेंगे बेटी की शादी? ममता की तरफ देखता हूं तो ममता घेर लेती है, कहकर भी कुछ नहीं कह पाता। तुमने कभी गंगू तेली का रिश्ता राजा भोज के घर में होते सुना है? खाम खां की मुसीबत में फंस गए हम लोग। बेकार की फिक्र कर रहे हैं, ईश्वर पर भरोसा रखिए, देखिए सब ठीक हो जाएगा। क्या ठीक हो जाएगा किशोरी, क्या ठीक हो जाएगा? एक नौकरी का भरोसा था मुझे, वो भी चली गई, और वो क्यों गई यही सोच सोचकर मैं तो पागल हुआ जा रहा हूं। ओहो, नौकरी छूट गई है तो लग भी तो जाएगी। बलराज भाई साहब कह रहे थे ना। बलराज जी तो बहुत अच्छे आदमी है, बहुत बढ़िया आदमी है, लेकिन हमारी बेटी को उस घर में जाना है। एक के बाद एक उनका एहसान कैसे ले लें? एहसान कैसा है? अब वो पराई थोड़ी है, हमारे समधी है वो। देखो किशोरी, हमारी बेटी को उस घर में जाना है, मैं बलराज चौधरी का एहसान नहीं ले सकता। आप खुद ही तो कहते हैं कि बलराज जी और उनका परिवार बहुत अच्छा है, हमारी बेटी को कोई तकलीफ नहीं होगी, राज करेगी वो, फिर ये बात है। तो तुमने भी सपने देखने शुरू कर दिए? नहीं, मैं सपने नहीं देख रही, मैं सच कह रही। देखिए ना, ईश्वर की दया से हमारी बेटी का रिश्ता इतने बड़े घर में जुड़ा है, और वही सब पार भी लगा देगा, और फिर हर बेटी अपना भाग्य लेकर पैदा होती है। तो तुम्हारा कहने का मतलब है? हाँ बिल्कुल, आप बैनर्जी एंड कंपनी के यहाँ नौकरी ज्वाइन कर लीजिए। लेकिन किशोरी, मैं देखिए, परवर कुछ नहीं, बस आप नौकरी ज्वाइन कर लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, तुम कहती हो तो मैं ज्वाइन कर लूंगा। बलराज साहब ने भी उनसे बात कर ली है, बैनर्जी साहब ने मुझे सोमवार को ऑफिस में बुलाया है। आइए मिस्टर वर्मा, आइए। मैं आप ही का इंतजार कर रहा था, बैठिए। कहीं लेट तो नहीं हो गया मैं? बिल्कुल भी नहीं, आप तो समय से 5 मिनट पहले ही हैं, और यही बात मुझे आपकी बहुत अच्छी लगती है। थैंक यू सर। आप वक्त से आगे ही चलते हैं, और मुझे आपकी काबिलियत पर पूरा भरोसा। थैंक यू वेरी मच। बताइए क्या लेंगे? नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं। है समथिंग? नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं, इस वक्त तो काम के ऑर्डर्स लेंगे आपसे। मिस्टर वर्मा, आज जो हम आपको काम सौंपने जा रहे हैं वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लिकेटेड कामों के ही तो आप पैसे देते हैं सर। अगर कॉम्प्लिकेटेड ना होता तो आप भला मुझे क्यों याद करते? मिस्टर वर्मा, हमारे पास समय बहुत कम है, और ये काम कुछ ज्यादा पेचीदा है। सर, पेचीदा काम जो है वो वक्त से नहीं, दिमाग से सुलझाया जाता है। आई लाइक इट। मिस्टर वर्मा, आप तो अच्छी तरह से जानते हैं कि हम गवर्नमेंट के बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, और आप ये भी अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारा एक बिजनेस कंपटीटर है। सर, कहीं आप बैनर्जी एंड कंपनी की तो बात नहीं कर रहे? एब्सोल्युटली राइट। ओके, मैं उसी की बात कर रहा हूं। मिस्टर वर्मा, तुम्हें कुछ ऐसा करना है कि
ज्वाइन कर लूंगा। Okay, okay. You just wait on, huh? Okay, just hold on. I'm passing that line. Okay. Yes. मुझे मिस्टर बनर्जी से मिलना है। Regarding what? उन्होंने मुझे बुलवाया था, आज की अपॉइंटमेंट है। Okay. आपका नाम? शशिकांत। Okay. शशिकांत शुक्ला। Okay. हेलो। हाँ सर, मिस्टर शशिकांत शुक्ला आपसे मिलना चाहते हैं। हाँ हाँ, उन्हें अंदर भेज दो। Yes, you can go this way. Okay. शुक्ला जी आइए, बैठिए। बलराज साहब ने आपके बारे में बात की थी। आपकी लड़की की शादी उनके लड़के के साथ हो रही है। बहुत भले आदमी है बलराज साहब, आपकी बहुत तारीफ कर रहे थे। आप तो होनहार आदमी हैं और इत्तेफाक से हमें भी हमारी ऑफिस में एक अच्छे आदमी की जरूरत है। एक्सक्यूज मी। हेलो। हाँ चक्रवर्ती बोलो। नमस्कार। हाँ हाँ यस। क्या बात कर रहे हो तुम? नहीं, एयरपोर्ट का टेंडर? नहीं, मुझे कोई फैक्स नहीं मिला। अरे मैं कह रहा हूं ना, मुझे कोई फैक्स नहीं मिला। एक मिनट होल्ड करना। मजूमदार जल्दी अंदर आ जाओ। चक्रवर्ती, मेरी समझ में ये नहीं आता कि ये सब क्या हो रहा है। मजूमदार, एयरपोर्ट के टेंडर की लास्ट डेट कौन सी थी? जी 18 नवंबर से। 18 नवंबर? और तुमने मुझे आज तक बताया क्यों नहीं? तुम जानते हो तुम्हारी इस बेवकूफी की वजह से मेरे करोड़ों का नुकसान हुआ। 5 करोड़ रुपए की अर्नेस्ट मनी, 95 करोड़ की बैंक गारंटी, तुम्हारी वजह से ये सब हो रहा है। और चक्रवर्ती बोल रहा है कि उसने यहाँ पे फैक्स भेजा और आज तक मुझे ये फैक्स नजर में ही नहीं आया। क्या कर रहे हो तुम लोग? ये सब क्या कर रहे हो तुम लोग? पता है? मिस्टर वर्मा, मैं आपसे बहुत खुश हूं। आपने इस केस को सुलटाया ही नहीं बल्कि निपटा दिया। सर मैंने तो, मुझे मालूम है कि आपने एयरपोर्ट वाले टेंडर को अपना टारगेट बनाया। एक्सीलेंट, व्हाट अ ब्रेन यू हैव। दिस इज ऑल योर्स, टेक इट। पर ये सब गुण तो मैंने आप ही से सीखे हैं और उस हिसाब से पैसे आपसे लेने नहीं चाहिए, लेकिन सोचता हूँ अगर नहीं लूँ तो खाऊंगा क्या, इसलिए रख ही लेता हूँ सर। अच्छा सर, बाय द वे और एक बात पूछनी थी आप। हाँ, तुम किसी आदमी के बारे में कह रहे थे। जी सर। कौन है वो आदमी? सर ये आदमी मिस्टर बनर्जी का खास आदमी है और इस आदमी से ही मैंने इस पेचीदा केस को सुलझाने में मदद ली है। आज न कल जब ये बात मिस्टर बनर्जी को पता चलेगी तो उस आदमी की तो सर। तुम उसकी चिंता मत करो, उसे नौकरी की जरूरत है ना। हम इससे अच्छी नौकरी उसे दे देंगे। नहीं सर, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे सर। क्यों? सर इस आदमी को रख लेने से शक की सुई सीधे सीधे आप पर आती है। ये आदमी बनर्जी का बहुत ही भरोसेमंद आदमी तो है, मगर आगे चलकर हमारे लिए खतरा बन सकता है। खतरनाक मतलब ये आदमी भी अपनी जुबान खोल सकता है। जुबान तो नहीं खोलेगा सर, लेकिन ब्लैकमेलिंग जरूर कर सकता है। और हाँ, एक बात है कि आपके बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता सर। वर्मा, ये आदमी आगे भी हमारे काम आएगा। ऐसे आदमियों की जरूरत पड़ी तो बहुत पैदा हो जाएंगे सर। वर्मा, तुम्हारी यही बातें तो मुझे सुकून पहुंचाती हैं। थैंक यू सर। और ये आदमी अगर हमारे लिए, मेरा मतलब है कि तुम तो जानते हो कि हजारों आदमियों के एक्सीडेंट होते हैं, एक आदमी और मर जाएगा। समझ गया ना तुम? जी सर, मैं भी यही चाहता हूं सर।
आप कुछ कहें सोच के तो। तुम सिर्फ उसका नाम और पता मुझे बता दो, बाकी सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो। उसका नाम है सर सुबोध चक्रवर्ती। पापा। अरे बेटी, तुम यहां? तुम्हें तो कहीं और होना चाहिए था। मैं निकल रही थी। देर मत करो बेटी, जल्दी वहां पहुंचो। ओके बाय। क्या कह रहे हैं आप? मैं सच कह रहा हूँ किशोर, जब मैं वहां पहुंचा तो बनर्जी साहब बिल्कुल ठीक थे। मुझसे अंदर बुलाया, अच्छी तरह से बातचीत की। मुझे लगा मेरी नौकरी पक्की हो जाएगी। तभी वो अचानक फोन आया और बनर्जी साहब। चलो, जो होना था सो हो गया। मेरा नसीब ही खोटा है किशोरी। अब हमारे सामने एक ही रास्ता है कि हम इस रिश्ते को तोड़ दें। लेकिन बेटी ब्याहने के लिए क्या हम भीख का कटोरा हाथ में लेके निकलेंगे किशोरी? कुछ नहीं है हमारे पास। मेरा कहा मानो तो बलराज चौधरी को साफ साफ मना कर दो। कम से कम हमारी इज्जत तो बची रह जाएगी। कंग्रेचुलेशंस आंटी। कंग्रेचुलेशंस अंकल। मुझे अभी अभी संजय और ममता की शादी की डेट फिक्स होगी ये पता चला। मैं पापा के घर थी ना, सोचा सबसे पहले आकर ममता को बधाई दो। ममता कहाँ है? नजर नहीं आ रही। बेटा वो कल्याणी सगा। अच्छा अच्छा, तो अब उसने भी माँ के साथ सोशल वर्क करना शुरू कर दिया। बहुत अच्छी बात है। सोशल वर्क से ना मन को शांति मिलती है। वैसे माँ मुझे भी अक्सर कहती है कि मैंने उन्हें ज्वाइन करना चाहिए, पर मेरा सोशल वर्क करने का पैटर्न ना कुछ अलग है। अब देखिए ना, 2 दिन पहले ही मैंने 5 गरीब लड़कियों की शादी करवाई। सारा खर्च मैंने उठाया। अब ये सोशल वर्क हुआ कि नहीं आंटी? हाँ, हुआ क्यों नहीं। लड़कियों की शादी करवाने से बढ़कर तो और कोई दान है ही नहीं दुनिया में। क्या बात है अंकल, आप कुछ सीरियस लग रहे हो? बस यूं ही। हाँ, वैसे इन्होंने मुझे बताया था आपकी नौकरी चली गई ना। पर पापा ने आपके नौकरी का कहीं बंदोबस्त कर दिया था ना, उसका क्या हुआ अंकल? मैं बनर्जी के यहाँ इंटरव्यू देने को गया था, लेकिन उसी वक्त वो हार्ट अटैक। ओह नो। मिस्टर बनर्जी पापा के बहुत अच्छे दोस्त थे। ये सुनकर बहुत दुख हुआ। भगवान भी इंसान से कैसे कैसे इम्तिहान लेता है। अब करेंगे तो क्या करें बेटी? बेटियों का ब्याह कोई हंसी खेल तो नहीं होता। अंकल, क्या मैं कुछ कह सकती हूँ? हाँ हाँ बोलो बेटी। You know, कभी कभी ग्रहों की वजह से सीधे काम भी उल्टे हो जाते हैं। मुझे भी बेटा ग्रहों का ही चक्कर लगता है। अब कहना तो नहीं चाहिए आंटी, संजय मेरा सबसे प्यारा और खुशदिल देवर है, पर जैसे आने वाली बहू के पैर देखे जाते हैं, वैसे ही दामाद के पैर का प्रभाव भी तो लड़की के घर पर पड़ सकता है कि नहीं? आपने वैसे इन दोनों की कुंडलियां मिलवाई है ना? बेटी मैं तो मिलवाना चाहती थी, लेकिन तुम्हारे अंकल इन बातों पर विश्वास नहीं करते। What? अब तक आपने कुंडलियां नहीं मिलवाई? अंकल, ये बात तो ठीक नहीं है। अब देखिए ना, मेरे पापा इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, लेकिन मुहूर्त देखे बगैर घर से पांव बाहर नहीं निकालते। राकेश नाथ जी मानते होंगे, मैं तो नहीं मानता। अब इसमें भी क्या जिद है? एक बार चलकर तो उनकी कुंडली पंडित जी को दिखा देते हैं।
और संजय की कुंडली मैंने मंगवाई भी थी। ओ किशोरी, कुंडली दिखाकर आखिर होगा क्या? अंकल, अगर कोई प्रॉब्लम है तो पूजा पाठ से उसे सॉल्व किया जा सकता है। अब सच्चे पंडित मिलते भी कहाँ हैं? वैसे आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं। आप पंडित गोपीनाथ शास्त्री को जानते हैं? वो सेंट्रल कोर्स वाले? जी हाँ, आप उन्हें जानती हैं? नहीं बेटा, मैं जानती तो नहीं हूँ, लेकिन नाम जरूर सुना है। तो कोई बात नहीं, आज मैं आपको उनके पास लेकर चलती हूँ। अरे बेटा, तुम क्यों तकलीफ करोगी? कम ऑन, इसमें तकलीफ की क्या बात है आंटी? चलिए ना, मैं आपको लेकर चलती हूँ। नहीं बेटा, ममता सदन से 5 बजे आ जाएगी। उसके बाद हम दोनों उन दोनों की कुंडली दिखाने ले जाएंगे। ये भी ठीक है। अच्छा, फिर मैं चलती हूँ। ठीक है। तो ये क्या पूछना है आपको? हम पूछने नहीं पंडित जी, हम तो दोनों बच्चों की कुंडली मिलवाने आए हैं। इनकी शादी। इनकी कुंडलियों में एक भी गुण नहीं मिलता। गुण नहीं मिलता तो क्या होता है? देखिए, लड़का और लड़की की कुंडली के गुण मिलने के बाद ही रिश्ता पक्का होता है। आपका मतलब ये है कि अगर गुण ना मिले तो रिश्ता पक्का नहीं हो सकता? मतलब ये शादी नहीं हो सकती? नहीं हो सकती, बिल्कुल नहीं हो सकती। जब गुण नहीं मिलते तो शादी कैसे होगी? आप तो महान है पंडित जी, महान है आप। जितनी प्रशंसा मैंने आपके बारे में सुनी थी, मैंने तो आपको उससे भी अधिक पाया। तिवारी जी कह रहे थे कि पंडित जी तो दूध का दूध और पानी का पानी बिल्कुल अलग कर देते हैं, लेकिन आप तो उससे भी महान है। बड़ा अच्छा ज्ञान है आपका तो। वाह वाह वाह। आप कन्या के पिता है ना? जी हाँ, ममता मेरी बेटी है पंडित जी। ममता? मतलब जिसकी ये कुंडली है? हाँ हाँ। श्रीमान, आपको तो दुखी या परेशान होना चाहिए, उल्टा आप तो बहुत ही खुश हो रहे हैं। वो बात आपकी समझ में नहीं आएगी पंडित जी। आप तो सिर्फ ये बताइए कि ये विवाह क्यों नहीं हो सकता? सुनिए, बोलो। पंडित जी से कोई उपाय पूछ लीजिए। उपाय? अरे कैसा उपाय? कोई उपाय नहीं है। जब गुण ही नहीं मिल रहे हैं तो विवाह कैसे हो सकता है? क्यों पंडित जी? हाँ। पंडित जी, फिर भी कुछ तो। नहीं देवी जी, इसका कोई उपाय नहीं है। इस कुंडली के आधार पर मैं इतना कह सकता हूँ कि यदि ये विवाह संपन्न हुआ तो 1 वर्ष के भीतर ही ये कन्या विधवा हो सकती है। पंडित जी, मतलब ये शादी नहीं, बर्बादी है। बिल्कुल बर्बादी है। इससे बड़ी और दूसरी कोई बर्बादी हो ही नहीं सकती। देखा किशोरी, इसी वजह से हमारे ऊपर मुसीबतों के पहाड़ टूट पड़े थे। माफ कीजिए पंडित जी, कहते हैं कि पूजा पाठ से सब ठीक हो जाता है। सत्य है, पूजा पाठ से सब कुछ ठीक हो जाता है। पूजा पाठ में बहुत बड़ी शक्ति होती है, लेकिन इससे भाग्य का लेखा तो नहीं बदलता। मतलब विधाता ने जो लिखा है वो तो होगा ही। हाँ, पूजा पाठ की वजह से आज नहीं तो कल होगा, पर होगा जरूर। खैर, मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। आगे जो आप लोग उचित हैं, बाकी मैं शादी की राय नहीं। अच्छा प्लीज ये तो बताइए कि आपकी दान दक्षिणा? अभी काहे का दान और काहे की दक्षिणा? हाँ, कुंडली मिल जाती तो 501 पूरे गिन के लेता, लेकिन जब कुंडली नहीं मिली तो खैर राम जी भला करे। किशोरी चलो, ये समाचार बलराज चौधरी साहब को भी तो देना है। अच्छा पंडित जी, नमस्ते।
इसकी क्या जरूरत थी? पंडित जी, पापा हमेशा कहते हैं दान पुण्य के नाम पर जो भी निकल जाए वो अच्छा ही है। बड़े नेक विचार है राकेश नाथ जी के। वैसे पंडित जी, क्या वाकई में संजय और ममता की कुंडली मिल नहीं रही थी? बिल्कुल मिल रही थी। 16 गुण मिल रहे थे। ऐसी कुंडली मैंने अपने जीवन में कभी देखी नहीं। मुझे लगता है आप बात को जरा बढ़ा चढ़ा के कह रहे हैं। बढ़ा चढ़ा कर नहीं, तुम्हारी वजह से मुझे झूठ बोलना पड़ा है। पंडित जी, आप मुझ पर तोहमत लगा रहे हैं। तोहमत की क्या बात? तुम्हारी और अजय की कुंडली में 14 ही गुण मिल रहे थे। उस समय भी मैंने झूठ कहा था तुम्हारी वजह से। सो व्हाट? हाँ? आपको उस काम के पूरे पैसे मिले थे। कल्पना, मैंने अपने हाथों से तुम्हें खिलाया। इतना गुस्सा अच्छा नहीं। आप गुस्सा दिलाओगे तो क्या मुझे गुस्सा नहीं आएगा? पंडित जी, एक बात आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। जब तक झूठ सच बना रहेगा तब तक आपकी इज्जत भी बनी रहेगी। और इसीलिए ये बात मेरे और आपके अलावा और किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। शशिकांत भाई ने खुद फोन किया था? कल्याणी, मैं तुम्हें 3 बार बता चुका हूं कि शशिकांत भाई का फोन आया था। उन्होंने कहा कि दोनों की कुंडलियां नहीं मिल रही हैं, इसलिए ये रिश्ता नहीं होगा। अरे, ये लड़के लड़के की शादी है, कोई गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं है। जब मन चाहा रिश्ता जोड़ दिया, जब मन चाहा तोड़ दिया। उन्होंने दोनों की कुंडलियां पंडित जी को दिखाई थी। पंडित जी ने साफ इनकार कर दिया। वो क्या कर सकते हैं? बात कुछ और है। कुछ और बात? क्या मतलब? शशिकांत भाई ने पहले तो कुंडली मिलाने की बात नहीं की थी। हाँ, उन्होंने नहीं की थी, लेकिन किशोरी भाभी ने तो कुंडली मंगवाई थी ना। हाँ। संजय ये सब सुनेगा ना, बहुत परेशान होगा। हम भी कुछ कम परेशान नहीं है कल्याणी। हम भी यही चाहते हैं कि ममता इस घर की बहू बने, लेकिन हमें बीच में नहीं बोलना चाहिए। ऐसा भी तो हो सकता है कि शशिकांत भाई ने अपनी मजबूरियों के कारण। देखो कल्याणी, शशिकांत जी को मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं। चाहे कितनी भी मजबूरियां क्यों ना हो, वो कभी झूठ नहीं बोलेंगे। मैं झूठ बोलने की बात नहीं कर रही, मैं उनकी परेशानियों की बात कर रही हूं। अब देखिए ना, पहले तो उनकी नौकरी छूट गई, फिर बैनर्जी साहब का हार्ट अटैक। आप माने या न माने, कोई और बात जरूर है। शायद तुम सच कह रही हो, लेकिन हम कर क्या सकते हैं? अरे, उनको कोई परेशानी है, कोई प्रॉब्लम है, तो हमें मिलकर रास्ता निकालना होगा ना। ये तो बात ठीक नहीं है ना कि अपनी परेशानियों के कारण वो रिश्ता तोड़ दे और हम उनकी हाँ में हाँ मिलाए। तो तुम क्या कहते हो, हमें क्या करना चाहिए? शशिकांत भाई से जाकर मिलना चाहिए। भाई साहब, संजय और ममता की शादी दो परिवारों का मिलन है। इसका मतलब है आपकी प्रॉब्लम्स हमारी है और हमारी आपकी। देखिए शशिकांत जी, मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं और आज भी कहता हूं कि ममता सिर्फ आप ही की नहीं, हमारी भी बेटी है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। जैसे ममता आपकी बेटी है, वैसे संजय हमारा बेटा है। और हम लोग तो बच्चों के प्यार के खातिर ये रिश्ता जोड़ रहे थे। तो फिर रिश्ता तोड़कर आप उनका दिल क्यों दुखाना चाहते हैं? देखिए, कोई और प्रॉब्लम हो तो। बात प्रॉब्लम की नहीं है बलराज। आप जैसा समझे तो हमें चिराग लेकर ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। दरअसल पंडित गोपीनाथ शास्त्री ने दोनों की कुंडलियां देखकर जो बड़ी बात हमसे कही, उसके
बात में ये रिश्ता कैसे कर दिया? ऐसी कौन सी बात कह दी उन्होंने? भाई साहब, आप नहीं बताना चाहते तो ना सही, पर पंडित जी की बात गलत भी हो सकती है। हम किसी दूसरे पंडित जी को कुंडली दिखाकर। देखिए बहन, हमने दोनों की कुंडली पंडित गोपीनाथ शास्त्री को दिखाई थी। अब गोपीनाथ शास्त्री विद्वान है, वो कोई गलत बात तो नहीं कर सकते। अब इस रिश्ते के टूटने का हमें भी अफसोस है, लेकिन हम भी मजबूर हैं। हम जानबूझकर अपने बच्चों के भविष्य को दुख के दलदल में तो नहीं धकेल सकते। बलराज जी, हमें माफ कीजिएगा। लेकिन हम भी तो जाने कि उन्होंने ऐसा कहा क्या। बलराज जी, ऐसा कौन सा बाप होगा जो शादी के 1 साल बाद ही अपनी बेटी को विधवा देखना चाहेगा? हमें माफ कीजिएगा, ये शादी नहीं हो पाएगी। अपने आप को संभालो बेटे। क्या हो गया माँ? मैं संजय मैं जानती हूँ। देखो, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। हो सकता है इसके पीछे कोई अच्छी बात छुपी हो। नहीं माँ जी, इससे बुरी कोई बात मेरी जिंदगी में हो ही नहीं सकती। संजय, देखो बेटे, तुम एक समाज सेविका हो। समाज सेवा का व्रत लेने वाले की आंखों में समाज के दर्द के आंसू होने चाहिए। अगर तुम खुद आंसू बहाने लगोगी तो समाज के आंसू कौन पोंछेगा? अपने आंसू पोंछ लो। माँ जी, मैं अंधविश्वासों को नहीं मानती हूँ। देखो, ये लोगों की आस्था होती है। हमारे यहाँ अक्सर कुंडली मिलाकर शादी की जाती है, लेकिन मैं इन बातों को नहीं मानती। अगर तुम समाज सेविका बनना चाहती हो तो तुम ऐसा नहीं कर सकती। तुम अपने मम्मी पापा की आस्था को, विश्वास को ठुकराओगी तो लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा? मैं समाज की नंबर में अपनी समाज के लिए अपनी खुशियों का बलिदान करना पड़ता है। नहीं माँ जी, ये मुझसे नहीं हो पाएगा, नहीं कर पाऊंगी। देखो बेटे, भावनाओं में बहकर तुम अपने आदर्शों को ठुकरा रही हो। समाज सेवा के रास्ते पर चलते वक्त कदम कदम पर तुम्हें इम्तिहान देने पड़ेंगे। तुम्हें अपने भविष्य का फैसला अभी करना है। एक तरफ तुम्हारे आदर्श है और दूसरी तरफ तुम्हारी खुशियां। तुम चाहे जितना वक्त दे सकती हो। मैं कल सदन में तुम्हारा इंतजार नहीं करूंगी। नहीं माँ जी, आपको आज तक मेरा इंतजार नहीं करना पड़ा, कल भी नहीं करना पड़ेगा। मैं ठीक टाइम पर आऊंगी सब।
ठीक टाइम पर आपने ठीक कहा। सैजन का काम मेरे लिए सिर्फ काम नहीं है, ये पूजा है। और मैं अपनी पूजा को नहीं टूका। मैं आऊंगी। मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ जो मैंने कभी सीखी थी। तुमने नदी को देखा है? दूसरों की सेवा करते हुए वो बहती रहती है, कभी नहीं रुकती, कभी नहीं ठहरती। कोई उसे रोकने की कोशिश करे तो भी दुगने आत्मविश्वास के साथ अपना रास्ता ढूंढ लेती है। रोकने वालों की तरफ देखती भी नहीं है, वो आगे बढ़ती रहती है। बेटे, अगर बनना है तो उस नदी की तरह बनो। मैं आपकी बात समझ गई। आज के बाद मेरी जिंदगी का हर इंसिडेंट मेरे कॉन्फिडेंस को और ज्यादा मजबूत करेगा। आज के बाद मैं अपने काम में अपने सच्चे को, प्यार को ढूंढने की कोशिश करूंगी। ये मेरा आपसे वादा है। मैंने जो वादा किया था उसे पूरा कर दिया। अब शशिकांत की बेटी ममता तुम्हारी बराबरी नहीं कर पाई। You are simply great. आपने तो कमाल कर दिया पापा। बेटी, कमाल तो तुमने भी किया। मुझे नहीं मालूम था कि धर्म की मीठी चाशनी इतनी तीखी भी हो सकती है। और पंडित गोपीनाथ शास्त्री को लाकर तो तुमने कमाल कर दिया। You're just great। वैसे पापा आप भी कुछ कम नहीं है। मिस्टर बैनर्जी की बात तो अच्छा, तो ये बात तुम्हें भी पता लग गई है। आखिर बेटी किसकी हूँ? सच पापा, आज मैं जितनी खुश हूँ ना उतनी पहले कभी नहीं थी। वाह, बहुत खुश हो रही हो ना? दूसरों को दुखी देखकर खुश होना अच्छी बात नहीं है कल्पना। तो ये गुड न्यूज आप तक भी पहुंच गई है कि संजय और ममता की शादी अब कभी नहीं हो पाएगी। ये आप अच्छा नहीं कर रहे हैं। शुभ काम और शादी ब्याह में विघ्न डालना पाप है। वैसे आप मेरी बात तो सुनेंगे नहीं। तुम्हारी बात सुनने लायक होती भी नहीं है। हाँ, मेरी बात आपके सुनने लायक हो भी नहीं सकती। आप तो जिंदगी के हर रिश्ते को दौलत के तराजू पर तौल कर खरीद लेना चाहते हैं और मैं, और तुम हर रिश्ते को सिर झुकाकर कबूल कर लेना चाहते हो। कल्पना की जिद के आगे तो सिर आपने भी झुकाया था। मैं कहती हूँ, अगर एक बार उन्हें अपनाया है तो फिर ये दुश्मनी क्यों? इस सवाल का जवाब मैं आपको देती हूँ मम्मी। इस दुश्मनी के पीछे एक लंबी दास्तान है। पापा ने अजय को सिर्फ मेरी वजह से एक्सेप्ट किया था और पापा चाहते थे कि अजय यहाँ हम सबके पास आकर रहे। नहीं, अजय ना इस बात को जानता था और ना ही चाहता था। ये तुम्हारी और तुम्हारे पापा की मनगढ़ंत कहानी है। कल्पना, जैसे तुम अपने मम्मी पापा को चाहती हो ना, वैसे अजय भी अपने मम्मी पापा को चाहता है। जिंदगी की गाड़ी एक पहिए से नहीं चलती है। अभी भी वक्त है, तुम लौट जाओ अजय के पास। अजय के पास लौट जाओ? दिमाग खराब हो गया है तुम्हारी जुबान पर ये लफ्ज भी आया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा शशि। मेरी बेटी वहां नहीं जाएगी। और अजय यहाँ नहीं आया तो? अजय नहीं आएगा और मन से तो बिल्कुल नहीं आएगा, लेकिन नेहा उसे खींच कर यहाँ जरूर। आखिर वो छोटी बच्ची अपने माँ के बिना कितने दिन तक दूर रह सकती? अगर कल्पना ने उसे प्यार दिया होता माँ का, तो वो दूर नहीं रह सकती थी। लेकिन कल्पना ने उसे
ये बात झूठ है। मैं नेहा को दिलो जान से चाहती हूँ। वो उसे जाकर कहो जिसे कुछ नहीं मालूम है। मैं जानती हूँ तुम किसे कितना चाहती हो। अब तो नेहा भी तुम्हारे ऊंच नीच के खेल का पासा बनकर रह गई है। चल रहा अपनी माँ की बात का बुरा मत मानो। माँ की तो आदत है ये सब बोलने। छोटी सोच है। आखिर उसके संस्कार जो बचपन से उसे मिले हैं वो कहां जाएंगे। बेटी आज मैं बहुत खुश तो मैं भी बहुत हूँ पापा। पर मामा की बात छोड़ो। अब सोचो इंस्पेक्टर संजय चौधरी का क्या होगा। श्वेता। हाँ श्वेता, मैं ममता से मिलना चाहता हूं। क्या करोगे मिलकर? अब कोई फायदा नहीं है भैया। क्या करूंगा ये मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे उससे मिलना है सिर्फ एक बार। तुम मेरे साथ चलोगी? क्या तुम ममता के घर जाओगे? क्यों? क्या मैं वहां जा नहीं सकता? नहीं, जा क्यों नहीं सकते? पर भैया इस समय तुम्हारा वहां जाना ठीक नहीं है। देखो भैया, अंकल आंटी भी बहुत परेशान हैं। और अगर तुम इस समय वहां चले गए तो वो दोनों और भी ज्यादा। मैं क्या करूं श्वेता? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। मैं इस तरह ममता के बिना। भैया अगर तुम कहो तो मैं चली जाऊं ममता के पास। तुम्हारे जाने से क्या होगा? मैं ममता से बात करूंगी और हो सकेगा तो तुम्हारे और ममता के मिलने का समय। ठीक है। नहीं श्वेता, मैं संजय से नहीं मिलना चाहती। क्यों? क्यों नहीं मिलना चाहती? अगर भगवान को हमारे बीच दूरी ही मंजूर है तो दूरी ही सही। तुम्हारे और संजय भैया के बीच में भगवान कहां से आ गए? आए नहीं, लाए गए। मेरी और संजय की कुंडली में एक भी गुण नहीं मिलता। कुंडली? तुम कब से कुंडली और जन्मपत्री पे विश्वास करने लगी ममता? विश्वास तो पापा भी नहीं करते थे, लेकिन हालात में उन्हें भी विश्वास करने पर मजबूर कर दिया। कितने लोग कोर्ट में शादी करते हैं, कितने जातियों में तो कुंडली और जन्मपत्री का नाम और निशान भी नहीं है। फिर वो लोग। श्वेता, मानो तो गंगा माँ है, नहीं मानो तो बहता पानी। ये सब तो सिर्फ विश्वास की बात है। तो क्या तुम भी? मैं विश्वास नहीं करती इन सब बातों पर। तो फिर ये फैसला क्यों? ये फैसला उन रिश्तों की मजबूरी है श्वेता, जिसने हम सबको बांध रखा है। मैं मम्मी पापा के खिलाफ नहीं जा सकती। तुम्हें ऐसा नहीं लगता ममता कि तुम अपने आप को सजा दे रही? तो लगता भी हो तो क्या फर्क पड़ता है? तुम्हें भले ही फर्क ना पड़ता हो ममता, पर संजय भैया। वक्त के साथ संजय भी हालात से समझौता करना सीख जाएगा। तो क्या अब तुम संजय भैया से नहीं मिलोगी? मिलने का कोई कारण भी तो होना चाहिए ना श्वेता। पर अब तक तो बिना कहा। अब तक और अब में बहुत फर्क आ चुका है श्वेता। तो क्या तुम अपने घर भी नहीं आओगी? हालात ने आज मुझे जिस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है, वहां से दूर दूर तक संजय के पास जाने का रास्ता दिखाई नहीं देता। अब तो मुझे संजय से दूर ही रहना पड़ेगा।
और किसी मोड़ पर संजय भैया से मुलाकात हो गई तो मैं मुलाकात से नहीं डरती श्वेता, तो हालात से डरती हो? नहीं, हालात से भी नहीं डरती। तो फिर उन रिश्तों की नाजुक डोर से डरती हूँ जो हर किसी को संभालनी पड़ती है। मैं अपने हिस्से की डोर संभालने की कोशिश कर रही हूँ, ना तो संजय अपने हिस्से की डोर संभाल सकेगा